असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। टीवी पर अगर आप खोलें, अखबार पढ़ें, तो इंटॉलरेंस पर डिबेट हो रही है, बढ़ गई है। यह कहा जा रहा है कि कुछ खाने को लेकर एक कत्ल हो गया, किसी के संगीत को लेकर, कॉन्सर्ट हो ना हो उसको लेकर बैन हो गया, बवाल हो गया। लेकिन क्या ये हाल फिलहाल में हुआ है? ये प्रश्न है, जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड भी बट गया था इस मुद्दे पर, और एक तरह से देखा जाए तो हमारा देश काफी बट सा गया था। असहिष्णुता बढ़ी है क्या? गौरव, ये सवाल और ये चर्चा बहुत गंभीर है और ये बड़े आदर का विषय है कि आज तक इस विषय के ऊपर निरंतर चर्चा कर रहा है। नहीं तो अक्सर हम ऐसी समस्याओं के जवाब 140 शब्दों में चाहते हैं या 30 सेकंड के टाइम स्पेन में चाहते हैं। तो 140 शब्दों में हम किसी चीज की हेडलाइन तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी समस्या के समाधान के ऊपर हम और आप कहीं प्रयास नहीं कर सकते। तो आपका ये जो सवाल है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमारा देश अगर पूरे संसार में जाना जाता है तो बड़े सहनशील और सहिष्णु देशों के नाम पे जाना जाता है कि भारत को आप विश्व का बीज पुंज कह सकते हैं, पॉकेट एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विश्व में मौजूद तमाम संस्कृतियां, सारे वर्ग, सारे वर्ण, तमाम लोग यहां पर एक साथ एक समय में मौजूद हैं। आप भारतवर्ष के माध्यम से एक नए विश्व का सृजन कर सकते हैं। तो अब जिसको हम और आप कहते हैं असहिष्णुता, तो असहिष्णुता भी दो किस्म की होती है, एक मौखिक, शाब्दिक और एक भावनात्मक। तो जो शाब्दिक असहिष्णुता है वो परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसका कहीं कोई महत्व नहीं होता। शाब्दिक असहिष्णुता ये होती है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कह देता है कि इससे अच्छा कि तू पैदा ही ना होता, तेरा मैं मरा मुंह देखूं। लेकिन शाम को जब उस पुत्र को बुखार आता है तो आप उस पिता को जिसने सुबह ये कहा था कि इससे अच्छा कि तू पैदा ना होता, वो रात भर वहां पर बैठा हुआ आपको पाया जाता है। तो जिस किस्म की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि भारत इतना विचित्र और इतना विशाल और इतना विविधतापूर्ण भरा हुआ उत्सवी देश है कि यहाँ पे इडली डोसा दक्षिण से चलता है और पूरे देश का स्वाद हो जाता है। बंगाली रसगुल्ला बंगाल से चलता है, पूरे देश का स्वाद हो जाता है। राजमा पंजाब से चलता है और पूरे देश में मिल जाता है। आपका पोहा जो है वो छत्तीसगढ़ से चलता है और पूरे देश में मिल जाता है। तो हम और आप सिर्फ संस्कारों के स्तर पर ही नहीं जुड़े हैं, हम और आप कहीं ना कहीं स्वाद के स्तर पर भी जुड़े हैं। लेकिन वो जितनी भी चर्चा हो रही है, अगर इसको इंडिया अबब पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से हमारा जो विचार है, हमारा जो संस्कार है, वो सहनशील है, सहनशील था और सहनशील रहेगा। तो क्या नेता हमें विभाजित कर रहे हैं इस समय? और क्या ये असहिष्णुता पिछले 1.5 साल में या 2 साल में, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से ये असहिष्णुता बढ़ी है, जो कमेंट्री हम आजकल सुन रहे हैं काफी हद तक? आपने बड़ी अच्छी बात कही। असहिष्णुता के कारण क्या होते हैं, मैं इनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहला कहीं ना कहीं सह अस्तित्व में जो बाधक होता है, सहिष्णुता जो चीज हुई वो ये हुई कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, समझ और स्वीकार, कि हम आपको भी समझें और आपको स्वीकारें, आप हमें भी समझें, हम आपको और आप हमें स्वीकारें। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि अगर किसी सुरक्षित व्यक्तित्व के अंदर एक असुरक्षित भाव आ जाए तो निश्चित रूप से हम और आप कहीं ना कहीं असहिष्णु साउंड करने लगते हैं, हो भले ही ना, लेकिन असहिष्णुता की ध्वनि हमारे मुंह से निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक किस्म की असुरक्षा पैदा हो गई। तो अब असुरक्षा के क्या हो रही है या पैदा की जा रही है? देखिए, सुरक्षा और असुरक्षा ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अंतर ये आता है कि जिंदगी के किस पड़ाव पर आपके अंदर कौन सा भाव आपको लीड कर रहा है। तो अगर आप वर्तमान स्थितियों में हम और आप देखेंगे, जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि 140 शब्दों में हम एक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, एक विचार हम सामने रख सकते हैं, लेकिन उस विचार के ऊपर चर्चा होने की जगह जो विचार उस व्यक्ति ने रखा है हम उसके खंडन में लग जाते हैं, उसकी प्रतिमा का खंडन करने लगते हैं, उसकी लानत मलानत करने लगते हैं। तो मेरा मानना यह है कि
कि व्यक्ति से कहीं बहुत बड़ा होता है विचार। तो विचार से अगर असहमति है तो शिष्ट रहकर भी हम और आप असहमत हो सकते हैं। लेकिन स्थिति तो इस समय कुछ ऐसी सी आ रही है कि इतने बड़े अभिनेता हैं आमिर खान, वो कहते हैं कि मेरी पत्नी घबरा गई थी, हम देश छोड़ने का विचार कर रहे थे एक समय। बहुत बड़े अभिनेता है शाहरुख खान, वो भी उन्होंने तो आज तक के हमारे मंच पर ये कहा कि इंटॉलरेंस उनको लगा कि शायद बढ़ गई है। इसके जवाब में मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आए, कुछ ट्विटर पे मैसेजेस आई और एक सज्जन ने ये कहा कि दिलीप कुमार साहब, उनका 93वां जन्मदिन हमने कल मनाया सबने, उनको तो अपना नाम बदल के यूसुफ भाई से दिलीप कुमार करना पड़ा था। आज के जमाने में आमिर खान, शाहरुख खान, तीनों खान, सलमान खान, सारे खान सुपरस्टार हैं अपने नाम के साथ साथ, तो कहां है असहिष्णुता? तो ये वक्तव्य है, ये आप एक विचार प्रश्न है, ये प्रश्न है। जैसा कि हमने कहा कि शाब्दिक असहिष्णुता परिवर्तनशील होती है, इसका कहीं कोई अर्थ नहीं होता। तो मेरा यही मानना है कि ऐसी कितनी परिस्थितियां हमारे और आपके घर के अंदर निर्मित होती हैं जब हम और आप कहते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या हम घर छोड़ के जाते हैं? क्या इसका यह मतलब हुआ कि अब हम देशद्रोही हो गए? और जो देश छोड़ के गए हैं, जो ऑलरेडी हमारे यहां शिक्षा दीक्षा ली, आईआईटी, आईआईएम, इधर पे पढ़ लिख के जाते हैं और ये छोड़ के आप विदेशों में अपनी सेवाएं देने लगते हैं, हम उनको रिझाने की बात करें और जो यहां पे रह रहे हैं उनको हम खिजाने की बात करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम हल्का सा एक उनके प्रति सदाशय का बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो सदाशयता जो चीज है, मेरा ये मानना है कि अगर ये वक्तव्य अगर आया है और अगर किसी ने सहज चर्चा के बीच में कह दिया है तो इस वक्तव्य के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस वक्तव्य के अलावा उस व्यक्ति के पूरे कृतित्व को और उसके पूरे जीवन को अगर हम खंडित कर दें तो मैं उसमें सहमत नहीं। वो एक असहिष्णुता है जिस पर अंकुश लगाने की हमें आवश्यकता है। लेकिन अगर इनके मन में ऐसा विचार आया है तो उनको रिझाने की आवश्यकता है कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? नहीं, रिझाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, अब अचानक आया। हम और आप दोनों चूंकि एक देश के नागरिक हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको और आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें बात उनके रिझाने की नहीं है, बात यह है कि अगर ये व्यक्ति जो लगातार निरंतरता के साथ आज की तारीख में पूरा का पूरा एक सत्यमेव जयते या इन तमाम जैसे कार्यक्रमों को करता रहा है, एक इंटेलिजेंट आदमी है, और अगर एक बुद्धिमान आदमी के अंदर उसकी पत्नी के द्वारा किए गए कोई चर्चा हो रही है, तो इसको हम शाब्दिक बेचैनी में रखें या इसको भावनात्मक बेचैनी माने और ये मान के चलें कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है? आपकी दृष्टि में असहिष्णुता बढ़ी है? देखिए, जिसको आप असहिष्णु तो कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूं कि थोड़ी सी उच्छृंखलता, आक्रामकता और उच्छृंखलता असहिष्णुता के प्रमाण नहीं होते हैं। उसके सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन उसका प्रमाण नहीं होता। तो उच्छृंखल होने को, आक्रामक होने को, अब आज की तारीख में हम और आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ कहने की हमारे अंदर ताकत है, तो हम उठाते हैं और 140 शब्दों में हम ये कह देते हैं कि इस आदमी ने अच्छा नहीं किया, खारिज, और उसके बाद उसी चीज को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और लगातार वो चीज तमाम जगह पे फैलती चली जाती है। तो सामूहिक तौर पर यदि आप देखेंगे तो हम बड़े सहिष्णु हैं, लेकिन अगर व्यक्ति असहिष्णु या आपको उच्छृंखल नजर आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे चर्चा करेंगे, और एक ऐसी चर्चा के जिस बारे में खुद वो व्यक्ति खंडित कर रहे हैं कि उनके मन में ऐसा विचार आया, ये निश्चित रूप से स्वीकार्य योग्य विचार नहीं है, और पता लगा कि जो खुद खंडित कर रहा है उसके ऊपर हम उसके खंडन मंडन में लग गए, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो एक है, ये हवा के हिसाब की चीज है कि हवा बही कि हम और आप सब चौराहे पे खड़े हो जाएं और अचानक कोई एक व्यक्ति आसमान की तरफ देखने लगे और दौड़ लगा दे, तो हम और आप भी 25 आदमी उसके पीछे दौड़ने लगेंगे आसमान की तरफ देखते हुए। तो मुझे लगता है कि ये प्रमाण है इस बात का कि कहीं ना कहीं हम और आप अपने आप को हल्का सा वाइब्रेंट महसूस कर। जी, ये जो हमारा सेशन है इसमें हम समाधान तलाश रहे हैं, और निवेदन आप सबसे है, आपके मन में भी जो विचार हो उन्हें जरूर व्यक्त करें कि असहिष्णुता बढ़ी है या केवल दिखावा है या राजनीति से ये प्रेरित है। अदनान सामी साहब हमारे मंच पर थे कुछ समय पहले और यही प्रश्न उनसे किया गया था
उनका यह कहना था कि अगर असहिष्णुता बढ़ी होती तो क्या मैं भारत की नागरिकता लेता। तटस्थ होकर बाहर का एक व्यक्ति ऐसा देख रहा था, लेकिन हम अंदर के ही लोग क्या राजनीति से इतना प्रेरित हो गए हैं? क्योंकि कल मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी मंच पर थी और उन्होंने कहा कि एक मुद्दा तो हमने उठा दिया कि असहिष्णुता बढ़ी है। पिछले वर्ष जयपुर के पास राजस्थान में एक घटना हुई थी। एक गांव को घेर कर गोलियां चली थी, कुछ लोग मारे गए थे, उसको कवर तक नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार में अब जो हो रहा है उसको सुर्खियां बनाया जा रहा है। तो असहिष्णुता क्या पिछले वर्ष नहीं थी, दूसरी सरकार में नहीं थी? ये अच्छा एक विचार आपने रखा है। क्या होता रहा है कि घटनाएं घटित होती रही हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, लेकिन इसके पहले कहीं ना कहीं हम सरकार से, जो मुझे लग रहा है अभी बातचीत में, सरकार से या सरकार के नुमाइंदों से हम ये सुन लेते थे कि वो उस घटना के ऊपर आकर ये कहते थे कि बड़ा खेद है, ये घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाओं को हमें रोकना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इन पिछले दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई हों तो शीर्ष से इस किस्म के कोई वक्तव्य नहीं आए, तो इस वजह से लोगों के अंदर ये भाव आ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चूंकि आप मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि बोलने पर ही पिछली सरकार संकट में पड़ी थी कि वो नहीं बोलते, और बोलने पर ही ये सरकार संकट में गिर रही कि ये काहे को नहीं बोलते। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द है बढ़ के रतन से, यदि बोल के जानो जतन से। तो आपको कहीं ना कहीं इस दिशा में अपने वक्तव्य तो देने पड़ेंगे, हमें ढाढ़स तो बनाना पड़ेगा। जब घर में बच्चा रोता है तो पिता उससे आके, भले ही वो फेल हो जाए, उसकी पिटाई हो जाए बच्चे की, बच्चे का कृत्य गंदा हो, लेकिन पीटने के बाद भी पिता उसको आता है, उसको सहलाता है, उससे बात करता है, उसको कंसोल करता है, उसको सुरक्षित करता है। तो आपसे हमको इतनी अपेक्षाएं तो निश्चित रूप से हैं, और मुझे लगता है कि उस अपेक्षा की दिशा में आप लोग ऐसी सब परिचर्चाओं के माध्यम से उस अपेक्षा की दिशा में काम करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात की आपने यहां पर कि अगर बच्चा गलती भी करता है, रोता भी है और पिता डांटे भी, लेकिन फिर पुचकारते भी पिता ही है, और इसी से समाज भी आगे ऐसे ही चलता है। निश्चित रूप से राजस्थान की हमने बात की। नरेंद्र मोदी सरकार का यह कहना है कि असहिष्णुता नहीं बढ़ी है, यह असहिष्णुता उनकी सरकार के प्रति है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? देखिए, मेरा यह मानना है कि अभी तक जिस राष्ट्र को हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र ने पिछली सरकार को खारिज किया और एक वर्तमान सरकार को पूर्ण बहुमत प्रदान किया, तो कल तक जो बच्चे आपके साथ थे, अचानक आप जब वही आपके खिलाफ हो गए, तो इस पे चर्चा करने की जगह अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि सबके लिए, राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। क्योंकि प्रश्न यहां राष्ट्र का है, किस तरह हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े। एक मुद्दा और उठा था, और यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई बार कटघरे में मीडिया भी खड़ा होता है। मीडिया भी कटघरे में इसलिए था कि हरियाणा में 2 बच्चों की मृत्यु हुई, दलित बच्चे थे, बहुत सुर्खियां बनी। जांच हुई तो जांच में फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद यह आया कि आग जो लगी थी वो घर के भीतर से ही लगी थी, बाहर से आकर किसी ने आग नहीं लगाई। लेकिन तब वो सारा मुद्दा जो पहले इतना था कि हरियाणा में दलितों के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं बैठ गया। जी, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो कुछ आंकड़े मेरे पास आए। पिछले वर्ष 21 दलित मारे गए थे राज्य में। नेशनल लेवल पर अगर आंकड़े देखें तो 39,000 राष्ट्र भर में 2013 में ऐसे केसेस थे, लेकिन चर्चा हुई तो केवल इस वर्ष और केवल 2 बच्चों के बारे में। तो कहीं क्या एक दिशा दी जा रही है इस तरह के परिप्रेक्ष्य को? सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे अपने इस लोकतांत्रिक चीज के ऊपर विचार करने का मौका मिल रहा है कि अगर हम ये लोकतंत्र कह रहे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान हमें समानता और सह अस्तित्व का अधिकार देता है, तो फिर क्या मजबूरी हुई कि किसी गौरव को दलित शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या मजबूरी हुई कि किसी को
अगड़ा वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ा, पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करना, अवर्ण का सवर्ण का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो हमें कम से कम, क्योंकि अगर स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं तो स्वतंत्र देश के हम भी नागरिक हैं, तो हम दलित कैसे हो सकते हैं? हमें आप दलित कैसे कंसीडर कर सकते हैं? या तो फिर उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि या तो शासक है या शोषित है। तो अगर फिर तो जो शासक हैं उसके अलावा जो वर्ग बचता है, क्या वो शोषित की श्रेणी में आ जाएगा? जबकि होना यह चाहिए कि अगर तुम शासक हो तो हम पोषक हैं, जो हम वहां पे बैठे हैं, और पोषक जो होता है वो दलित, अवर्ण, सवर्ण, अगड़े, पिछड़े की श्रेणी से कहीं ना कहीं इस दिशा में भी काम होना चाहिए, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उम्मीद यही कि हम उस स्तर तक पहुंचे कि हमारे देश में ऐसा ना हो, लेकिन इस समय तो यही वास्तविक स्थिति है हमारे देश की। जी। आपने बहुत सुंदर ये विचार रखे हैं कि हम एक ऐसा देश बनाएं कि जिसमें हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग न ही करना पड़े। किंतु आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप न केवल एक एक्टर हैं, आप एक थिंकर भी हैं, और जब आप एक थिंकर के रूप में देश की वास्तुस्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, असहिष्णुता, असहनशीलता, ये जो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, क्या उसे हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या ये बढ़ चढ़कर हो रही है? देखिए क्या हो रहा है कि जैसा कि हमने कहा कि इस मीडिया के अलावा एक सोशल मीडिया नाम की भी एक चीज हमारे पास आ गई है। तो चूंकि अब कोई आशुतोष राणा किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वतंत्र हैं तो फिर पूरी वस्तु स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रति मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी शालीनता। सहनशीलता का मतलब क्या होता है कि सहन करने के बाद भी हमारा शील भंग ना हो, तब तो हम सहनशील हैं। कि हम शीलता के साथ हर विपरीत परिस्थिति को सहन कर पाने में सक्षम हैं। तो क्या हम अब सहनशील हैं? क्या हमारी शीलता बरकरार रहती है? अगर हमारी शीलता बरकरार रहती है, जैसा कि हमने कहा कि शिष्ट सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी होती है, अशिष्ट सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी होती है शिष्ट असहमति। मैं और आप, मेरी असहमति को आप अपना विरोध क्यों मान रहे हैं? मैं असहमत हूं आपसे, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। हमारे अंदर जो पहले अगर हम देखें तो शास्त्रार्थ होते थे, जितने भी हमारे लोग होते थे, शास्त्रार्थ में क्या होता था, उन नीतियों के ऊपर पता लगा कि हाँ पंडित जी आपका क्या है, पंडित जी ने कहा कि साहब ऐसी ऐसी चीज है, इसमें ये बात इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने दूसरे ने कहा कि नहीं आपने इस बात के ऊपर तो गौर किया लेकिन इसके अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो शास्त्रार्थ बड़ी कल्याणकारी चीज होती है जिसमें लोग सहमत नहीं होते हैं। असहमति के बाद उसमें से एक नई सहमति का, एक आम सहमति का सृजन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के डिस्कशन हो रहे हैं, संवाद की स्थिति बन रही है, तो उसको हम विरोध का दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विरोध जो होता है, असहमति मित्रों में होती है कि जितना विश्वास और जितना सम्मान मैं अपने मत का करता हूं उतना ही सम्मान मैं आपके मत का करता हूं, तब मैं, लेकिन मैं असहमत हूं। लेकिन विरोध, मुझे मेरे मत पे तो विश्वास है लेकिन आपका जो मत है वो मूर्खतापूर्ण और तमाम किस्म की अज्ञानताओं से भरा हुआ है, तो वो अमित्र के प्रति किया जाने वाला भाव है। तो मुझे लगता है कि मित्रों के प्रति देश के अंदर हम और आप सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से, सड़क अगर जगी हुई हो तो संसद हमेशा जगी हुई होती है, लेकिन जब ये सड़क अगर सो जाए, सड़क के अंदर विविधताएं हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिसको हम सड़क अगर खंडित हो तो फिर संसद कैसे अखंड रह पाएगी जनाब? तो हमारा ये मानना है। अभी संसद में आपको क्या लग रहा है, खंडित है कि? देखिए, संसद क्यों खंडित हो? अगर आप सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात करेंगे तो बहुत अच्छे उदाहरण हमारी संसदों में मिलते हैं या विधानसभाओं में मिलते हैं कि जब दो नेता पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल बड़ी आक्रामकता के साथ लड़ते हैं और आपको लगता है कि ये आपस में मिलकर सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म होता है वो दोनों बैठ के आपस में साथ में डिनर कर रहे होते हैं, बातचीत कर रही होती है। तो इसका क्या मतलब है? ये वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, वैचारिक असहिष्णुता हो सकती है, लेकिन अभी इसके पहले बिहार में हमें लग रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी तो कभी एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम?
कि साहब अब पता लगा। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, इसको मेरा ये मानना है कि ये हमारा प्रतिबिंब है। अगर हम सड़क पर खंडित हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम में से ही तो कुछ लोग वहां पर है ना, बैठे हैं, तो उनसे हम अखंड व्यक्तित्व की आकांक्षा कैसे कर रहे हैं? और वो जो लोग बैठे हैं अगर वो खंडित हैं तो हमसे अखंड व्यक्तित्व की आकांक्षा और अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? तो लेकिन अगर इस सब में देश आगे कैसे चलेगा? क्योंकि आप और हम तो यहां मिलकर ये चर्चा कर रहे हैं कि हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। उसका प्रमाण ये है कि किसी भी समस्या के ऊपर जब चर्चा होने लगती है तो आप ये मान के चलिए कि समाधान गर्भ में पल रहा है, क्योंकि किसी भी समाधान की जो जन्मदात्री होती है वो मां होती है। तो मां को जायज मान लीजिए तो उससे पैदा होने वाली संतान भी जायज हो जाएगी। पता लगा मां को तो जायज नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से हम समस्या को जायज नहीं मानते, तो उसके द्वारा उत्पन्न समाधानों को भी हम नाजायज मानने लगते हैं और उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। हाल फिलहाल में अवार्ड वापसी का एक सिलसिला शुरू हुआ, बिहार चुनाव के बाद बंद हो गया। तो ये जो अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम की एक चीज दी। सविनय अवज्ञा। क्या अवार्ड वापसी वालों ने किसी को झापड़ मारा, ट्रेनें जलाई, सड़कें रोकी, हड़ताल की, बंद किया? मेरा ये, और अगर आप ये कहते हैं कि ये इनको अवार्ड मिला, ये इतने तुच्छ लोग हैं कि इन तुच्छ लोगों के तो हम नाम भी नहीं जानते थे, जब इन्होंने अवार्ड वापस किया तब हम नाम जानते हैं। तो भैया अगर ये तुच्छ हैं तो इनके बारे में बात करके तुम इनको अतुच्छ की श्रेणी में क्यों रख रहे हो? इनको तुच्छ ही रहने दो ना यार। जब इनके अवार्ड लेने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इनके वापस करने से तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है यार? वो किसी के गाड़ी तो नहीं रोक रहे, आपको दफ्तर जाने से तो नहीं रोक रहे, उन्होंने किसी किस्म की थूथू रैली, झाड़ू रैली, जूता रैली तो नहीं निकाली। उन्होंने ये कहा कि साहब सरकार ने हमारे लेखन के ऊपर हमको पुरस्कृत किया था, साहब अब सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन सरकार तो सरकार ही रहती है ना, तो साहब अब हम लेखन को आपने पुरस्कार दिया, हम उस पुरस्कार को आपको वापस करना चाहते हैं। किस लिए? इसलिए कि हमें ये अपेक्षा कर रहे हैं कि गौरव जी ने अगर हमें पुरस्कार दिया है और हम उनके पास जाएंगे तो हमसे पूछेंगे कि यार आशुतोष भाई समस्या क्या है, बताइए, तो बैठ के चर्चा तो करें, आप क्यों वापस कर रहे हैं, आप इतना अच्छा लिखते हैं। तब हम ये कहेंगे। तो कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा जो होती है वो संवाद पैदा करने के लिए होती है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा गांधी जी के द्वारा जो दिया गया मंत्र है दुनिया में, इससे अच्छा प्रोटेस्ट का कहीं कोई, अगर इसको आप प्रोटेस्ट की श्रेणी में रख रहे हैं तो मैं इसको मैं विशुद्ध रूप से इस दृष्टिकोण से लेता हूं कि वो अवार्ड वापस करना उनका जायज है या नाजायज है, या वो नाजायज चर्चा के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो तरीका गलत नहीं। वो तरीका जरूर सही हो या नहीं हो, किंतु क्या ये प्रश्न उठाना गलत है? मान लीजिए किसी को 1986 में अवार्ड मिला, 1984 के दंगों के बाद, 2 साल दंगों के बाद आपने अवार्ड लिया। 1990 में हजारों लोग बेघर हुए जम्मू कश्मीर से, लाखों, उस समय आपने नहीं लौटाया। करेक्ट। कई दंगे हुए उसके बाद आपने नहीं लौटाया, बहुत कुछ हुआ उसके बाद आपने नहीं लौटाया, किंतु अभी एकाएक असहिष्णुता बढ़ी और आपने लौटा दिया। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है या आपकी अंतरात्मा की आवाज अब उठी तब सोई थी? मेरी प्रार्थना यह है कि किसी भी कृत्य को, मेरी प्रार्थना यह है कि किसी भी कृत्य को अगर हम राजनीति से प्रेरित मानेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था, ठीक है, वो आज महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रामायण का गुटका घर घर में मिलता है। तो हमारा देश तो साहब वैसा देश है कि जिसने रत्नाकर को भी वाल्मीकि होने के मौके दिए, जिसने अंगुलीमाल को भी संत होने के मौके दिए, और जिसने आम्रपाली को भी साध्वी होने के मौके दिए। तो हमारा देश बड़ा विलक्षण और बड़ी बड़ी बाहों वाला देश है। तो तात्पर्य यह है कि अब इससे कहें कि तुम अगर वाल्मीकि थे तो तुम पहले क्यों नहीं जगे? कहने का मतलब यह है कि कोई घटना कब आपको ट्रिगर करती है,
कौन सी घटना हमको कब ट्रिगर करती है, हमारे अंदर की कब रोशनी। बारिश में माचिस भीग जाती है, हम जलाने का प्रयास करते हैं, 15 काड़ियां खराब हो जाती हैं, अचानक उस भीगी हुई माचिस में से एकदम से रोशनी जलती है, तो भैया तुमने 15 पहले क्यों खराब करी। ये जो बात है, कहने का मतलब ये कि मैं जला रहा हूं। अब मुझसे कहे कोई कि आप सन 84 के दंगों पर क्यों नहीं बोले आशुतोष राणा, अरे मैं बोला तब मैं सुनने लायक ही नहीं था कि तुम मुझे सुनते। अब जब मैं आशुतोष हो गया तो मैं वक्तव्य दूंगा, क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी, आपको स्पॉन्सरशिप, ये तमाम चीजों की सुविधा है। अब हमने 84 में खूब बोलते जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तुम थे ही नहीं आशुतोष। तो जब मैं सुनने लायक हुआ, जब आप, अच्छा दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में इतना अच्छा हो गया है कि अगर कोई घटना मान लीजिए चिंचपोकली में घटित होती है तो चेंबूर तक तुरंत पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो तात्पर्य यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अब मैंने मान लीजिए अपने, आप मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछेंगे, मैं बता दूंगा, दादाजी का बता दूंगा, परदादा का बता दूंगा, लेकिन उसके पहले का नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाए तो इसका मतलब वो नहीं थे, वो नहीं थे। नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जानता नहीं साहब उनको। अरे जब तुम, मेरा होना ही उनके होने का प्रमाण है कि वो थे साहब, उनकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन रहे तो होंगे ना। मतलब जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। भाई साहब, हमारा देश बड़ा अच्छा देश है, इसमें कहीं किसी के लिए अवरोध, विरोध, आपत्ति, विपत्ति, इन तमाम चीजों को हम सरेआम स्वीकारते हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि कहीं ना कहीं असहमति को असहमति का ही दर्जा दिया जाए, उसे विरोध का रुतबा देकर कहीं एक अच्छे मित्र को हम अमित्र के रूप में ना परिवर्तित करें, क्योंकि असहमति मित्रों के बीच होती है और विरोध शत्रुओं के प्रति होता है। तो मित्र को शत्रु में अगर परिवर्तित करना है तो उसकी असहमति को विरोध कह दीजिए। ये बहुत बड़ी बात की आपने कि विरोध दोनों तरफ से अगर हो भी रहा है तो सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि असहमति सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि सह अस्तित्व की बात है गौरव, ये हमारे आपके बिल्कुल। और संगतजद्वम, यही हम कहते हैं, संवादद्वम। चलिए, अब प्रश्न उत्तर जनता से और कई सवाल उठ रहे हैं और कई हाथ भी उठे हैं लगातार। नूपुर, चलिए आप ही से आरंभ करते हैं। जी नमस्कार। संभाल के बोलिएगा, मैं इतना मतलब पता लगा कि आपके सवाल में फंस के खुद की टांगे खुद के गले में ना फंसा लूं। जी नहीं फंसेंगे। नमस्कार जी, प्रणाम। सबसे पहले तो इस चीज का जवाब नहीं मिला कि 5 नवंबर मतलब 5वां सत्र बिहार चुनाव के बाद असहिष्णुता या फिर इंटॉलरेंस के खिलाफ जो एक आवाज उठी थी वो कैसे सो गई वापस, इसका जवाब नहीं मिला। नहीं, मैंने कहा मेरा प्रश्न अब आएगा। आप क्योंकि फिल्मी जगत से हैं, 12 कुछ फिल्म मेकर्स ने, अपने नेशनल अवार्डीज ने अपने अवार्ड्स वापस किए और उसका रीजन दिया कि जो FTII के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वापस अवार्ड दे रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, यूनिवर्सिटी में भी गई, पढ़ाई लिखाई मैंने भी करी, लगभग 8 से 10 साल जो पास होने को तैयार नहीं है, अगर आप उसके फेवर में आप अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, इज इट नॉट एन इंडोर्समेंट ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ मेरिट? आप क्या मैसेज आगे दे रहे हैं? और यहाँ इंटॉलरेंस और असहिष्णुता की तो मुझे कहीं पे भी कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा जी, क्योंकि आप पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ पे जरूर मैं कहूंगी राजनीति, एक राजनीतिक तरीके से एक कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आई मुझे। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि 10 साल कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि फेलियर्स को रहने देगी। आशुतोष, ये आपने बहुत अच्छी बात कही नुपुर। मेरा ये मानना है कि क्या वो सारे के सारे बच्चे 8 साल से फेल हो रहे हैं? वो सारे के, जी ठीक है, वो बच्चे फेल हो रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, क्योंकि मैं फेल हो के ही बड़ा हुआ हूं और मैं फेलियर का बड़ा सम्मान करता हूं। सुनिए ना, सुन लीजिए। सच्ची स्वतंत्रता वो होती है जहां पे व्यक्ति को फेल होने के बाद भी अपनी बात कहने का हक हो। अन्यथा सफल व्यक्तियों को तो निश्चित रूप से अपनी बात कहने का हक है।
मिलता रहता है। दूसरी चीज, अगर जो लीड कर रहे हैं, क्या ये आवश्यक है कि वो अपनी जिंदगी में फेल हैं तो बाकी जिनको लीड कर रहे हैं तो उनके अंदर प्रतिभा नहीं है? क्या उस पूरे मूवमेंट को हम फेलियर्स का मूवमेंट मानने लगेंगे? या पास होने वाले लोग अगर फेल होने वालों को लीड कर रहे हैं तो क्या उस पूरे मूवमेंट को हम पास का मूवमेंट मानने लगेंगे? तो मेरा यह मानना है कि हम उस मूवमेंट की तरफ ध्यान दें कि विषय क्या है। विषय यह है कि उनका यह मानना है कि जिस व्यक्ति को आपने एफटीआईआई के उच्च पद पर आसीन किया है उस व्यक्ति के प्रति हमें विश्वास नहीं है। तो अगर उस बात को आप, उस चर्चा को सुन लेंगे, उनके साथ बैठ जाएंगे, उनको अगर आप सहमत कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं भी बच्चों का पिता हूं, अगर मेरे किसी स्कूल में अगर मेरे बच्चों को कोई असुविधा होगी तो निश्चित रूप से एक पिता होने के नाते मुझे उस पूरे स्कूल के वातावरण से कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव पैदा होगा कि पता नहीं हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर ये जेस्चर किया गया है और फेलियर, जो फेल हुए बच्चे हैं, वो अगर उन लोगों को लीड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो फेलियर्स का आंदोलन है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही कि अवार्ड वापस कृत एक है लेकिन रीजन अलग अलग है। अच्छा, आइए, एक असहनशीलता का एक कारण ये भी है, कुछ वक्तव्य बयान दिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ एक जो बयान होते हैं उनसे असहनशीलता की एक बात उठती है। तो हमारे जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, नेता हैं, वो इस तरह के बयान ना दें। और दूसरा, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि ये दलित वर्ड होना ही नहीं चाहिए, सब लोग इक्वल हैं, और इसके ऊपर भी कुछ ऐसा विचार हो कि सब लोग इक्वल माने जाएं। आभार आपका। इनका है, मैं पेशे से वकील हूं और लीगल एक्टिविस्ट हूं। आपने ये कहा कि अगर मैं आपको गाली दूं, ये तो आपने गांधी जी के तरीके से कहा, और मैं अगर आपको गाली दूं तो भी, और अगर आप सत्ता में हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप मेरे कंधे पर हाथ रखें और मुझसे पूछें कि आखिरकार मेरे गुस्से का कारण क्या है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जी। वहां से एक हाथ उठा, जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार आशुतोष जी, प्रणाम। आपने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राजनीति से जो उन्होंने प्रेरित कहा कि ये सब जो कुछ अवार्ड वापसी के बारे में हुआ राजनीति से प्रेरित था। आपने कहा कि हमें उस नजरिए से इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ये व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने अवार्ड लौटाए, ठीक 2014 के चुनाव से पहले इनमें से ज्यादातर लोग वही थे जिन्होंने एक पिटीशन लिखी थी, कि एक चिट्ठी लिखी थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इन्हीं में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने पिटीशन दी थी, कभी अमेरिकन एम्बेसी को, कभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को, नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिलना चाहिए। तो आपने जो कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसमें तो राजनीति साफ नजर आती है जी। और दूसरी बात ये है कि जितने भी इनमें से कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं जो कि एक हाई मॉरल स्टैंड ले रहे हैं, यही वो बुद्धिजीवी हैं जब पश्चिम बंगाल से एक बांग्लादेश से एक लेखिका है, जो हमारा देश है सदैव हमेशा लोगों को शरण देता है, जितने भी प्रताड़ित हुए हैं, चाहे पारसी हुए, चाहे यहूदी हुए। आप इजराइल जाइए, इजराइल के जितने भी धार्मिक नेता है वो कहते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव नॉट बीन परसिक्यूटेड, एंड इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल दैट इंडिया हैज ऑलवेज, वी से टॉलरेंट, मैं तो कहता हूँ वी हैव बीन एन एम्ब्रेसिंग नेशन and we have accepted everyone। अभी मैं इस जो बांग्लादेश की लेखिका का जो मैं कह रहा था, उसको पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया गया, और तब वामपंथी दलों की सरकार थी, और उसी वामपंथी दलों के सरकार में जितने भी वामपंथी बुद्धिजीवी थे उन्होंने ऐसा धन्यवाद नहीं किया। आपके प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। धन्यवाद। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम एम्ब्रेसिंग नेशन हैं, हम बाहें फैलाए रहते हैं।
यही मैंने कहा, लेकिन आपने ज्यादा अच्छे से कहा मुझसे। जी, प्रश्न क्या है आपका? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित, मैं इसको राष्ट्रनीति से प्रेरित मान रहा हूं। अंतर सिर्फ इतना है। एक प्रश्न आप इस इसको तरफ पार्टी के जी, हिसाब से देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष के हिसाब से नहीं। आप बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। आपकी असहमति से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और ये विश्वास कीजिए, ये सहमतियां या समाधान ये कोई आधा घंटे में नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर निरंतर चर्चा होनी चाहिए और लगातार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको इतना बड़ा विषय मानते हैं, जो कि इतना बड़ा विषय है, तो इसके ऊपर सिर्फ आधा घंटे के एयर टाइम में कुछ नहीं होगा। मैं इसको जी एक प्रश्न इस तरफ से ले ले, एक प्रश्न इस तरफ से ले लेते हैं जी। आशुतोष जी, आपने जी, बहुत अच्छे जी। विचार रखे हैं ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर। आपने सहन करने के बाद में भी शील रहने की जो बात करी है बहुत अच्छी लगी हमें। लेकिन 140 शब्दों में आप गवर्नमेंट को और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो शॉर्ट में कहेंगे तो आई थिंक आपका मैसेज सबसे अच्छा जाएगा। बांट दिया इस धरती को